हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम आने वाली एसएससी सीजीएल के लिए इंडियन पॉलिटी के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, मतलब आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो या सेंट्रल या स्टेट की अन्य एग्जाम हो, उनके लिए इंडियन पॉलिटी के सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी से आने वाली एसएससी की सीजीएल की एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में आर्टिकल 368 दिया हुआ है जो कि संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है। तो यहां पर सबसे पहला जो फैक्ट आपका कवर होता है वो एक आर्टिकल है। यहां पर एक आर्टिकल की बात की गई है, आर्टिकल 368। और आपको यहां पर क्वेश्चन से पता चल ही गया होगा कि संविधान का आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात करता है, और यह संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में उल्लेखित है, संविधान के भाग 20 में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अन्य भाग की बात करें तो यहां पर देखिए, भाग 7 जो है अब भारतीय संविधान से खत्म कर दिया गया है या निरसित किया जा चुका है। इसके अलावा भाग 9 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज की बात करता है, और भाग 8 की अगर हम बात करते हैं तो यह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की बात करता है। यहां पर हमसे पूछा गया है संविधान संशोधन के बारे में, तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 8 में उल्लेखित है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। तो देखिए, संविधान निर्माता का जब भी नाम आता है तो एक बहुत ही फेमस हमें नाम देखने को मिलता है, भीमराव अंबेडकर जी का। आपने नाम सुना होगा, अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को, मतलब आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। उन्होंने कहा है अगर पूरा संविधान एक शरीर है तो आर्टिकल 32 उसकी आत्मा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। तो इस तरह मौलिक अधिकार उसी कंडीशन में बने रहेंगे जब किसी संस्था को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 के तहत। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आई होप समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देता हूं आपको। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट हो चुकी है। लाइव बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो रूट एप्लीकेशन पर जाकर आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर यह फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी सब्जेक्ट, इवन अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, PSSCJ के नाम से। आपको किसी भी कोर्स पर 500 रुपीज का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से हमें आने वाली एग्जाम में कैसा देखने को मिल सकता है। तो देखिए, केंद्र सरकार को गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहां से मिलती है? तो देखिए, गोवंश पर कानून बनाने की जो संवैधानिक शक्ति है, जो संविधान के तहत दी गई है, वो नीति निर्देशक तत्वों से हमें देखने को मिलती है। भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उसमें आर्टिकल 48 ये प्रावधान करता है कि राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन के संवर्धन, सुरक्षा और उसके विकास के लिए कार्य करेगा। तो इसी के तहत केंद्र सरकार गोवध पर प्रतिबंध लगा सकती है या उसके लिए कानून बना सकती है।
इसके अलावा संविधान की 8वीं सूची में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है। 248 में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है और आपातकालीन शक्तियां संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में देखने को मिलती है। गोवंश पर का जो कानून बना सकती है केंद्र सरकार, वो संविधान के आर्टिकल 48 के तहत बना सकती है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत। आंसर डी यहां पर क्लियर हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो यहां पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यह बताता है कि जो डीपीएसपी है भारतीय संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो किसी भी कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है। तो यह आर्टिकल है फ्रेंड्स संविधान का आर्टिकल 37। संविधान का आर्टिकल 37 ये प्रावधान करता है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी कोर्ट या न्यायालय के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है। कोई भी नागरिक वाद लेकर न्यायालय नहीं जा पाएगा, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे ताकि कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सके। तो यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 37 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 31 में कभी संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे हटा दिया गया है। आर्टिकल 38 यह प्रावधान करता है कि राज्य सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और आर्टिकल 39 में निःशुल्क और विधिक सहायता का उपबंध देखने को मिलता है। राज्य के द्वारा लागू किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 37 यह प्रावधान करता है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसे देते हैं या किसको प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए, सीएजी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक सीएजी के पद, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और इसमें सबसे आखिरी आर्टिकल जो है आर्टिकल 151, यह प्रावधान करता है कि सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, विशेष वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और बाद में भारत के राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाते। ओके, तो किसे सौंपता है यह पूछा गया है। तो सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही सीएजी की नियुक्ति की जाती है। और अगर सीएजी अपने पद कार्यकाल के दौरान पद को छोड़ना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो आर्टिकल 148 में सीएजी की पोस्ट है, भारत का एक सीएजी होगा। और 151 में विशेष वार्षिक प्रतिवेदन की बात की गई है कि सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखिए, मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने तथा शासन चलाने का कार्य करते हैं, है ना? तो ऐसी बॉडी गवर्नमेंट की जो कि कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है, वो कार्यपालिका कहलाती है, एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ओके, न्यायपालिका जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, और विधायिका लेजिस्लेचर का काम कानून को बनाना होता है, ना कि उन्हें लागू करना। तो लागू करने का काम केवल कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है। तो आंसर मिल जाएगा इजीली, आंसर बी। केवल 2 यहां पर सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उनका तरीका खालिस्तान द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी बदलाव करना है, उनके इलेक्शन की प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी बदलाव करना है, तो यहां पर पूछा गया है कि किस प्रकार का संशोधन चाहिए होगा। तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित या इलेक्शन की प्रोसीजर से संबंधित कोई भी बदलाव करना है, तो यह भारत के फेडरल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में संसद का विशेष बहुमत चाहिए, मतलब दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में उसे साधारण बहुमत से भी पास होना पड़ेगा ऐसे बिल को। तो राज्यों की भी उस पर सहमति चाहिए होगी। तो संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति के द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसीजर को चेंज किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी।
है ना, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम से रिलेट कर रहा है, फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करता है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसीजर को चेंज करना है तो यहां पर इस प्रकार का संशोधन चाहिए होगा। हमने पहले भी बात की है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा 50% प्लस दोनों सदनों में मिल जाए और संविधान में बदलाव कर लो। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी है जहां पर विशेष बहुमत चाहिए संसद के दोनों सदनों में, 2/3 मेजोरिटी, लेकिन केवल पार्लियामेंट में। और तीसरी कंडीशन, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगी और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत भी चाहिए होगा। उस केस में जब वो फेडरल सिस्टम की बात करता हो कोई भी बिल, या भारत के संविधान के फेडरल सिस्टम को चेंज करने की बात करता हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1964 में 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी दोस्तों, तब गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक पीएम बनाए गए थे। वैसे जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया था। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आंसर मिल जाता है आंसर डी। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है, अगर प्रेसिडेंट इनका यूज करते हैं तो प्रेसिडेंट जेबी वीटो के तहत किसी भी बिल को अनंत काल तक रोक सकते हैं, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि कितने समय तक जेबी वीटो के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किसी बिल को रोका जा सकता है। तो वो अनंत काल तक रोका जा सकता है। आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहली बार इस वीटो का उपयोग 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, जब उन्होंने डाक संशोधन विधेयक को 1986 में जेबी वीटो पावर के द्वारा रोक लिया था। तो पहली बार भारत में इस वीटो का उपयोग होता हुआ दिखता है ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा, जो कि उस वक्त भारत के प्रेसिडेंट थे। तो अनंत काल तक, अनलिमिटेड टाइम तक जेबी वीटो के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेट करती है, दल बदल कानून की बात करती है, आप जानते ही हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? तो देखिए, अगर सेंट्रल में, लोकसभा में, तो यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्य की विधानसभा में तो यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं स्पीकर ऑफ हाउस के द्वारा। स्पीकर ऑफ हाउस ये निर्णय करते हैं दल बदल के आधार पर कि कोई योग्य है या निर्योग्य है। तो यहां पर देखिए आंसर हमें लोकसभा अध्यक्ष का दिया गया है, मतलब सेंट्रल में लोकसभा की बात की गई। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य, क्योंकि यहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि लोकसभा के सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और यही राज्य में विधानसभा में होता तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में, जो कि 52 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में, दल बदल कानून की बात करती है ना। इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन हमने इस अनुसूची से एग्जाम में आते हुए देखे, तो आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होती है? तो गणपूर्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स कोरम। कोरम की बात की गई है, मतलब क्या होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा, आप बोल सकते हैं कि जब शुरू करना है तो एक मिनिमम मेंबर का होना बहुत जरूरी है उसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए। वही होता है गणपूर्ति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में देखने को मिलता है। ओके, और आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 3 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि अगर कार्रवाई को शुरू करना है तो मिनिमम जो कोरम होना चाहिए वह कुल सदस्य संख्या का
10वां हिस्सा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 10% मिनिमम मेंबर उस सदन के सदस्य जो जितने भी टोटल हैं उनका मिनिमम 10% लोगों का उपस्थित होना जरूरी है अगर कार्रवाई को शुरू करना है। तो आंसर हो जाता है 10वां हिस्सा। किसका? टोटल सदस्य संख्या का। सीधी सी बात है, ये 10% हो जाता है। कभी ऐसे ऑप्शन नहीं आते तो आपको 1/10 भी आ सकता है, तो ये भी सही है ना। 10 में से 1 कितना होगा? 10% ही होता है ना, 10वां हिस्सा। तो कभी ऑप्शन आपको ऐसे भी आ जाए तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बात वो सेम ही है ना। 100 आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 3 में यह प्रावधान देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऐसे सदन जो कि टेम्पररी हाउसेज है, मतलब अस्थायी सदन है। तो अगर हम अस्थायी सदन की बात करें तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा तो देखिए स्थायी सदन है, तो यह खत्म हो जाता है। लोकसभा, अगर विधान परिषद किसी राज्य में होगी तो वो स्थायी सदन होगा। राज्यसभा फिर आ गया, विधान परिषद भी आ गया, भी गलत। लोकसभा और विधानसभा, सेंट्रल में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, इनका कार्यकाल दोनों का ही 5 साल होता है अधिकतम, और हर 5 साल के अंत में इन्हें भंग करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अस्थायी सदन है दोनों, लोकसभा और राज्यों में विधानसभा है। आंसर हो गया आंसर डी। इजी था। चलिए इसके बाद देखते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आपातकाल के समय लाया गया था, इसके तहत लोकसभा का जो कार्यकाल है या लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा, हालांकि बाद में 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा फिर से इसे एक बार 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो यहां पर 42 अमेंडमेंट पूछा गया है, तो 5 वर्ष से बढ़ाकर कार्यकाल कितना किया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ना पड़ेंगे। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। अगर किसी को भी राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन पहली प्रायोरिटी पे तो यही है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है क्वालिफिकेशन लोकसभा के लिए। विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 ईयर की होनी चाहिए, यह बिल्कुल गलत। विधानसभा में अगर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित होकर आना है या चुनाव लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो न्यूनतम एज यहां पर भी 25 ईयर होनी चाहिए। तो ये यहां पर सही नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। आया समझ में? इजी था, टफ नहीं था। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, आइए देख लेते हैं। संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? अगर संसद में आधिकारिक विपक्षी दल की मान्यता चाहिए तो कुल सीटों का 10% सीटें किसी पार्टी को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा या आधिकारिक विपक्षी दल का दर्जा दिया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था 10% कितना होता है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगर इतनी सीटें किसी को मिल जाती है तो वो आधिकारिक विपक्षी दल की श्रेणी में आ जाता है। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, तो ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी के जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट की सभी एग्जामों में बार बार रिपीट होते, हमें बार बार देखने को मिलते हैं, और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों पे कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन को चेंज करके भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो वहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इजीली आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।